Hi everyone, my name is Tabana Chaudhary. Welcome to my YouTube channel. Welcome to another session of the Graviton series, एक ऐसी सीरीज जो नीट 2024 और 2025 एस्पायरेंट्स के लिए है, जिसके अंदर मैं डिटेलिंग में इसी YouTube चैनल के ऊपर क्लासेस लेके मैं ऐसे 80 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स को कंप्लीट कराने वाली हूँ, जिन टॉपिक के ऊपर नीट के एग्जाम में फिजिक्स के सेक्शन में हर साल 130 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तुम ये लगा लो, हर एक मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर एक क्लास है और हर एक मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर मेरी सिलेक्टेड क्वेश्चंस की मिनी डीपीपी भी बच्चों को दी जाती है, ताकि उनकी सेल्फ प्रैक्टिस होती रहे। तुम लोगों के लिए चीज़ें बहुत आसान करने के लिए मैंने ना एक गूगल शीट बनाई हुई है। इस गूगल शीट का जो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर तुम उस गूगल शीट के लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हें ये तो पता लगेगा ही लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हो गए हैं, ये भी पता लगेगा आगे कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। हर एक टॉपिक से एसोसिएटेड उसका जो क्लास लिंक है, क्लास के पीडीएफ का जो लिंक है और मिनी डीपीपी का लिंक है, सब मैं इसी शीट के अंदर ऐड करती जा रही हूँ, ताकि तुम लोगों को 10 जगह ना भटकना पड़े, कभी क्लास पीडीएफ के लिए या फिर क्लास लिंक के लिए या फिर मिनी डीपीपी के लिए। तो आई कैन से कि जब तक ग्रेविटॉन सीरीज की बात हो रही है, ये जो शीट है वो एक सिंगल लोकेशन है, ये एक सिंगल स्टेशन है, जहाँ पर जितनी भी चीज़ें ग्रेविटॉन सीरीज से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये जो शीट है, इसका लिंक तुम्हें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि ग्रेविटॉन सीरीज नीट 2024 और 2025 एस्पायरेंट्स के लिए है, जिसके अंदर हम लोग मोस्ट स्कोरिंग 80 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो इस चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो, ग्रेविटॉन सीरीज को ज़रूर से फॉलो करो, चाहे तुम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो। क्योंकि एक बार मुझसे पढ़ के देखो, एक बार मेरा नज़रिया देखो कि कैसे जब फॉर्मूला सेंट्रिक कम होके कंसेप्चुअल सेंट्रिक ज़्यादा होके जब कोई एजुकेटर बात करता है तो फिजिक्स किस तरीके से चमकती है। लेकिन मुझे सच में लगता है ग्रेविटॉन सीरीज की हेल्प से ना तुम्हारे आगे आने वाला जो रिवीजन फेज है उसमें भी बड़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि तुम किसी भी वीडियो लेक्चर को 2x की स्पीड के ऊपर देख सकते हो और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तुम रिवाइज भी कर सकते हो। लेकिन मानो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ और सिर्फ मोस्ट स्कोरिंग 80 टॉपिक से क्यों पूरी की पूरी फिजिक्स ही मुझसे पढ़ना चाहता है, अब वो 2024 का बच्चा भी हो सकता है, 2025 का बच्चा भी हो सकता है। मैं बता रही हूँ, अगर तुम एक नीट एस्पायरेंट हो और मुझसे पूरी फिजिक्स डिटेलिंग में पढ़ना चाहते हो, तो बच्चों जो मेरे जो फुल डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, जो मेरे फुल डिटेल्ड बैचेस हैं, फुल डिटेल्ड कोर्सेज हैं, वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हैं, जो कि है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म। तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। मानो अगर आपने 1 साल की सब्सक्रिप्शन ले ली तो 1 साल के लिए अब मेरे जितने भी कोर्सेज आते हैं, जितने भी बैचेस आते हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज आती है, तुम वो तो तुम्हारे लिए अनलॉक हो ही जाएंगे, तुम उनमें तो पार्टिसिपेट कर ही पाओगे। लेकिन उसके अलावा और जितने एडुकेटर्स हैं नीट यूजी के प्लेटफॉर्म पे, उनकी कोर्सेज भी, उनका कंटेंट भी तुम्हारे लिए अनलॉक हो जाएगा। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, पढ़ते मुझसे हैं, मेरे बैच का भी टेस्ट देंगे, लेकिन किसी और एडुकेटर के बैच के टेस्ट को भी देंगे, बिकॉज वेरिएबिलिटी नज़र आ जाती है ना, डाइवर्सिटी दिख जाती है क्वेश्चन टाइप में। और ये तो जेन्युइन सी बात है, जितने ज़्यादा डाइवर्स क्वेश्चंस करोगे उतनी ही ज़्यादा जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स के किसी भी कंसेप्ट को लेके एनहांस होगी, है ना। तो अगर कोई बच्चा इस तरीके से फुल इंडिपेंडेंट चाहता है तो बच्चों अनअकैडमी का प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। लेकिन मानो अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं 2024 रिपीटर्स की बात करूं, ठीक है बच्चों, तो हमारा ना एक नया नया बैच शुरू हुआ है जिसका नाम है ग्रेविटॉन बूस्टर बैच। ये कंप्लीट फिजिक्स बैच है। कि मैं अभी सिर्फ मोस्ट स्कोरिंग 80 टॉपिक्स की बात नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं चुनिंदा क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें पूरी की पूरी फिजिक्स 7 महीने में करनी है, टॉपिक वाइज डीपीपी की हेल्प से, डिटेल्ड लाइव सेशंस की हेल्प से, टेस्ट सीरीज की हेल्प से, क्लास टेस्ट की हेल्प से, इस तरीके से अगर 7 महीने में अपनी पूरी फिजिक्स मुझसे डिटेलिंग में कंप्लीट करना चाहते हो ना, तो बच्चों ग्रेविटॉन बूस्टर बैच को तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। अभी बहुत ही रिसेंटली शुरू हुआ है, अभी तक इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ सेमीकंडक्टर्स का चैप्टर किया है। तो एटम्स चैप्टर से तुम शुरुआत कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने का लिंक, इसको बाय करने का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो तुम उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, सब्सक्रिप्शन ले लो एंड दैट इज इट। लेकिन मानो अगर ऐसा है कि इस बैच के साथ साथ तुम्हें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए, कि दी आगे भी जितने कोर्सेज आएंगे हम सब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यार, तो अगर ऐसे फुल इंडिपेंडेंस चाहिए तो मैं बता चुकी हूँ बच्चों, अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा बढ़िया मैं इसीलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं वहाँ पर पढ़ाती हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि दैट इज़ ट्रू, विच इज़ वाई मैं वहाँ पर पढ़ाती हूँ। बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, फुल इंडिपेंडेंस है,
ठीक है जी। तो ये बताना इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी बच्चा जब नया-नया आता है और मानो कोई बच्चा हो जो इसी वीडियो के वाया मेरे बारे में जान रहा हो या फिर इसी वीडियो के वाया ये जान रहा हो कि वो मुझसे पूरी की पूरी फिज़िक्स डिटेलिंग में कैसे पढ़ सकता है, तो उसके लिए ये नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं शुरू करना चाहूँगी बच्चों हमारी आज की क्लास को, जिसका टॉपिक सिर्फ़ वर्क एनर्जी थ्योरम है। इतना छोटा-सा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चे फँसते हैं पॉज़िटिव और नेगेटिव में, उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम फ़ॉर्मूलाज़ में है, लेकिन टू बी वेरी फेयर वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो बिल्कुल बातों-बातों में है। देखो बड़ी जेन्युइन सी बात है, मानो अगर तुम ये चुटके हो और तुम इस डायरेक्शन में चल रहे हो, मैं अगर तुम्हें इसी डायरेक्शन में धक्का दे दूँ, आई एम सो सॉरी, ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और मानो अगर तुम इस डायरेक्शन में चल रहे हो और मैं ऐसे धक्का दे दूँ तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो जब ये चीज़ें तुम्हें इतनी जेन्युइन लगती है तो जस्ट बिकॉज़ वो फिज़िक्स की लैंग्वेज में आ रही है इसका मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गई है बच्चों। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो एग्ज़ैक्टली इसी के बारे में बात करता है कि अगर मानो एक बॉडी के ऊपर काम हो जाए, एक बॉडी के ऊपर फ़ोर्स आके काम कर दे, तो उस काम होने की क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे बॉडी के ऊपर, बस उसके बारे में वर्क एनर्जी थ्योरम बात कर रहा है। मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चों यहाँ पर टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात नहीं कर रही हूँ। अगर इन केस तुम लोगों को चाहिए कि मैं इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर भी बात करूँ, तुम चाहते हो कि इनके ऊपर डिटेल लेक्चर्स आए, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी अगर मैं सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम से सेंट्रिक बात करूँ ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ इतना बोलता है कि अगर मानो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव काम हो रहा हो, पॉजिटिव काम कौन करेगा? फोर्स करेगा। तो अगर मानो एक बॉडी के ऊपर फोर्स आके कोई पॉजिटिव काम कर रहा हो तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे कि मानो कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही हो, मैं फोर्स भी ऐसे ही लगा दूं, या फिर मानो मैं फोर्स ऐसे लगा दूं, या फिर मैं फोर्स ऐसे लगा दूं, या मैं फोर्स ऐसे लगा दूं, या मैं फोर्स ऐसे लगा दूं, तो जब तक या तो पूरा का पूरा फोर्स या फिर एटलीस्ट फोर्स का कोई कंपोनेंट बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो फोर्स है उसने एक पॉजिटिव काम किया है। तो जब भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव काम होगा, जितना पॉजिटिव काम हुआ होगा उसकी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई ये बॉडी है, मैंने इसके ऊपर ऐसे 10 न्यूटन फोर्स लगाया जिसकी वजह से 2 मीटर से डिस्प्लेस कर गए। अब हमें अच्छे से पता है किसी भी फोर्स की वजह से अगर हम वर्क डन निकाल रहे हैं तो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, है ना? तो आई कैन से कि यहाँ पर जो वर्क डन है इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय एफ डॉट एक्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर। कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 20 जूल हो गया ना। इसका मतलब क्या? बॉडी के ऊपर पॉजिटिव काम हुआ है 20 जूल का, इसका मतलब बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है 20 जूल से इंक्रीज हो गई। दैट इज इट। और उसी तरीके से मानो अब की बार अगर बॉडी के ऊपर जो कोई भी किसी भी तरीके का फोर्स एक नेगेटिव काम कर रहा है, तो नेगेटिव काम करने का मतलब क्या है कि मानो जो बॉडी है इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, लेकिन फोर्स मैं ऐसे लगा दूँ, उसके मोशन को रेजिस्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो कंप्लीटली जो मैं फोर्स लगा रही हूँ ना, मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। या फिर मानो मैं फोर्स ऐसे लगा दूँ कि मानो अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मैं फोर्स ऐसे लगा दूँ, तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट तो डिस्प्लेसमेंट को नहीं छेड़ेगा, लेकिन फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो आई कैन से फोर्स की वजह से नेगेटिव काम तब होता है। अगेन दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, आज की हमारी क्लास टाइप्स ऑफ वर्क डन के ऊपर नहीं है, बट आई वांट टू लाइक टेक एवरीथिंग इनटू अकाउंट, ओके। उसी तरीके से अगर मानो किसी भी तरीके का फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है सच दैट या तो फोर्स बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट हो डिस्प्लेसमेंट के, या फिर एटलीस्ट उसका कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो, तो तुम बोल सकते हो बॉडी के ऊपर नेगेटिव काम हुआ है, और जितना बॉडी के ऊपर नेगेटिव काम हुआ होगा उसकी उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। बस ये जो मैंने दो चीजें लिखी हैं, दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, नथिंग मोर नथिंग लेस। ऑसवर्ल्ड में आता था ना वो पेंगुइन, बोलता था 2 मार्शमैलोज आई बिलीव, नथिंग मोर नथिंग लेस, बिल्कुल वही चीज है। ये 2 मार्शमैलोज है और इन्हीं दोनों के अंदर हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है कि मानो अगर बॉडी इस डायरेक्शन मतलब मानो मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के काम कर दिया -50 जूल का, तो -50 जूल से तुम्हें बस ये समझना है 50 जूल का काम हुआ है, लेकिन नेगेटिव है, मतलब 50 जूल का काम हुआ है मोशन को रेजिस्ट करते हुए। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 50 जूल से डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 जूल। कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी से 50 जूल ज़्यादा है। आई डू नॉट बिलीव कि ये समझना इतना ज़्यादा मुश्किल है। अब इसको मैं 3 बार अप्लाई करके दिखाती हूँ और फिर बाद में तुम लोग मिनी डीपीपी की हेल्प से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बस पॉजिटिव नेगेटिव का चोंचला नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तुम्हें 3 क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन टाइप से मैं रूबरू करवाने वाली हूँ। जैसे कि पहला देखना, स्टॉपिंग डिस्टेंस। मानो अगर मेरे पास बॉडी हो, कुछ स्पीड के साथ चल रही हो, मानो अभी ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया,
तो कहना है इसे कि अभी ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, इसका मतलब अभी ये जो गाड़ी के टायर्स हैं उसके ऊपर ऐसे एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, एक डी एक्सिलरेटिंग फोर्स लग रहा है ना। एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो इस गाड़ी के ऊपर या फिर बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव काम कर रहा है। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली बात है, धीरे धीरे फिर काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, बिकॉज हम तो ये जानते ही हैं कि आप किसी भी बॉडी के ऊपर नेगेटिव काम कर दो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो डिक्रीज हो के जीरो भी तो जाएगी ना। तो एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दैट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, दैट इज इट। सो लेट अस अज्यूम कि मेरे पास ये बॉडी है, इसके मास की वैल्यू तुम m ले लो। अभी वो इनिशियली u की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, एकदम से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, एक कांस्टेंट डीएक्सेलरेटिंग फोर्स लगा जिसकी वजह से वो डीएक्सेलरेट हुई, या फिर आई कैन से काइनेटिक एनर्जी कम हुई कम हुई कम हुई, अल्टीमेटली जीरो हो गई, तो वो स्टॉप कर गई। तो उसने कितना डिस्टेंस मूव किया है बिफोर इट कम्स टू रेस्ट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब मैं ये वाला सिनेरियो इसीलिए स्पेसिफिकली लेना चाहती हूँ क्योंकि बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव का बड़ा झोल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का सिग्निफिकेंस समझो और पॉजिटिव नेगेटिव से जितना बचा जाए उतना बच के चलो, तो सिली मिस्टेक्स कम होंगी। जैसे कि मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो डीएक्सेलरेटिंग फोर्स लग रहा है वो बॉडी के ऊपर नेगेटिव काम करेगा, तो मैं सीधा सीधा लिख देती हूँ ना कि भाई द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वर्क done on the body will be equal to the decrease in the kinetic energy of the body। तो मैं जब डिफाइन जो कर रही हूँ जब तक वो सच है तो चीजें नेगेटिव में कैसे हो सकती हैं। अब मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वर्बली बोलो ना कि बॉडी के ऊपर जितना भी नेगेटिव काम हुआ है बॉडी की उतनी ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई है। तो तुम देखो बॉडी के ऊपर कॉन्स्टेंटली फोर्स इस डायरेक्शन में लगा लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया। तो मैं ये चीज़ डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि बॉडी के ऊपर जो काम हुआ है इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव एफेक्ट्स। इसका मतलब क्या, काम हुआ है एफेक्ट्स का मोशन के ऑपोजिट। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जितना भी नेगेटिव काम हुआ है बॉडी के ऊपर उसका जो मैग्नीट्यूड है ना बस उतनी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि मानो बॉडी के ऊपर जो काम है, लेट अस टेक कि बॉडी के ऊपर काम नेगेटिव 50 जूल का हुआ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है 50 जूल से डिक्रीज हो गई है। तो मैं सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगाना चाहती हूँ कि भाई देखो जो काम हुआ है बॉडी के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड है एफएक्स, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी एफएक्स से कम हो जानी चाहिए। मतलब जो फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू एफएक्स होनी चाहिए, दैट इज इट। सो व्हाट इज दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास आ गया स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय fs, वेर fs इज द स्टॉपिंग फोर्स, इट इज द डीएक्सेलरेटिंग फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, जिसकी वजह से जो बॉडी है अल्टीमेटली रेस्ट के ऊपर आ रही है। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि किस तरीके से जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है कि मानो अगर u की वेलोसिटी से बॉडी चल रही हो तो x का डिस्टेंस मूव करने के बाद रुकती है, मानो अगर इनिशियल वेलोसिटी डबल हो जाए तो बताओ कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद रुकेगी। तो भाई अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर रही हूँ तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया ना। तो पहले अगर वो x का डिस्टेंस मूव करके रुक रही थी, अब की बार वो 4x का डिस्टेंस मूव करके रुकेगी, दैट इज इट। अंडरस्टैंड द वर्क एनर्जी थ्योरम। बाकी जब तुम खुद से अप्लाई करोगे तब तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर होगा। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन टाइप। यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में बात किया, अब थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम और कैलकुलस को एक साथ लेते हैं। मानो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन ये दूं कि भाई अब बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है। अब मानो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ अगर बॉडी 3 kg की है तो इस 3 kg की बॉडी के ऊपर कितना काम हुआ है 0 से 1 सेकेंड के बीच में। तो मैं लिख दूंगी कि भाई बॉडी के ऊपर जितना भी काम हुआ होगा 0 से लेके 1 सेकेंड के बीच में इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। मानो अगर काइनेटिक एनर्जी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव काम हुआ होगा, और मानो अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो बॉडी के ऊपर नेगेटिव काम हुआ होगा। तो आई कैन से दैट द वर्क डन ऑन द बॉडी इज गोइंग टू बी इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं हाफ m को कॉमन लूँ तो ये मेरे पास आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि बॉडी के ऊपर जो काम हुआ है बॉडी की उतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी। अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव काम हुआ है तो पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी। और अगर बॉडी के ऊपर नेगेटिव काम हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव चेंज आया होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी।
तो मुझे नहीं पता बढ़ी है कि कम हुई है, बस मुझे इतना पता है जितना बॉडी के ऊपर काम हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो तुम लोग क्या यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये चीज पूछी हुई है, ये चीज मेरे पास ऑलरेडी है। इसका मतलब अब मुझे सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, तो वेलोसिटी कैसे आएगी, इसकी एक बार डिफरेंशिएशन करके। तो वो वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 8t+3। तो टाइम इज इक्वल टू, अगर 0 पुट करो तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें 3 मीटर पर सेकेंड मिल गया। और मानो अगर मैं टाइम को 1 सेकेंड पुट करूं तो फाइनल वेलोसिटी मुझे 8 टाइम्स ऑफ 1+3 बोले तो 11 मीटर पर सेकेंड मिल गया। दैट इज इट। ये देखो आंसर आ गया। तो आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी गिवन बाय हाफ m मल्टीप्लाइड बाय 11 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। m की वैल्यू पुट कर दो तो ये वाली वैल्यू आ गई 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 11 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। जाओ, आई नो नाउ यू कैन कैलकुलेट। You need to understand the work energy theorem. This class is not on the types of works. This class is not on the types of forces. This class is not on the conservation of energy, whether it is total energy or mechanical energy. This class is on work energy theorem, and it can be summed up only in 2 sentences, which is whatever work has been done on the body, the kinetic energy will change likewise. If positive 2 joule work has been done on the body, the kinetic energy of the body will increase by 2 joule. अगर बॉडी के ऊपर काम हुआ है -3 जूल का, तो काइनेटिक एनर्जी 3 जूल से डिक्रीज हो जाएगी या फिर -3 जूल से चेंज हो जाएगी। इट इज वन इन दी सेम थिंग। पॉजिटिव चेंज का मतलब इंक्रीज होना, नेगेटिव चेंज का मतलब डिक्रीज होना, इतना समझो। तो यहाँ पर पूछा हुआ था 0 से लेके 1 सेकेंड के बीच में बॉडी के ऊपर कितना काम हुआ, तो वो होगा कितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, विच इज फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे अभी मास गिवन था तो सिर्फ इनिशियल फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की एक बार डिफरेंशिएशन कर दी, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। टाइम इज इक्वल टू 0 पुट करके इनिशियल वेलोसिटी आ गया, टाइम इज इक्वल टू 1 पुट करके फाइनल वेलोसिटी आ गया। उसी तरीके से अभी मानो अगर मैं कंसेप्ट को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करूं, तो अब की बार हम ऐसा करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम को ग्रेविटी के साथ रिलेट करते हैं। अगेन ये जो क्लास है टाइप्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर नहीं है, लेकिन अगेन बच्चों अगर तुम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर एक क्लास चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्लास शेड्यूल कर दूंगी। तो जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी मेरे पास बेसिकली एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को नहीं छेड़ते। तो मैकेनिकल एनर्जी को नहीं छेड़ते मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी उतना ही बढ़ जाएगी, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी उतना ही डिक्रीज हो जाएगी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस बेसिकली वो फोर्सेस हैं जो कभी भी, आई कैन से कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जो कभी भी मैकेनिकल एनर्जी को नहीं छेड़ते हैं। तो मानो अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव काम हो गया, लेट अस अज्यूम कि भाई बॉडी के ऊपर काम हो गया पॉजिटिव 10 जूल, तो इसका मतलब सिर्फ तुम ये लो कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो गई 10 जूल से और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो गई 10 जूल से। और उसी तरीके से मानो अगर बॉडी के ऊपर नेगेटिव काम हुआ है, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि भाई बॉडी के ऊपर जो काम हुआ है इट इज इक्वल टू -4 जूल, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है डिक्रीज कर जाएगी 4 जूल से और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी 4 जूल से। तो इसको मानो अगर मैं क्वेश्चन की फॉर्मेट में कराऊँ, सो लेट अस अज्यूम मेरे पास 10 kg की बॉडी है, मैंने 10 kg की बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट 4 मीटर से ऊपर मूव कराया। तो बच्चों क्या मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती कि यहाँ पर जो ग्रेविटी का फोर्स है, ध्यान देना, ग्रेविटी का जो फोर्स है विच इज इक्वल टू mg, वो नीचे की डायरेक्शन में लगा 100 न्यूटन, मास की वैल्यू 10 है, और मैंने इसके अगेंस्ट जो डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर का कराया है। तो तुम देख लो ना कि ग्रेविटी वाला जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो कितनी जेन्युइन सी बात है कि अगर मैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी की बात करूं तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी की वैल्यू आ जाती है -400 जूल। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, किसी बच्चे को ना समझ आए हो, दिस इज f डॉट एक्स ना, विच इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास हुआ फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 4, और यहाँ पर आ गया कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। अगर तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है जो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ गई, या फिर मैं ये बोल दूंगी कि बॉडी के ऊपर नेगेटिव काम हुआ है तो जो काइनेटिक एनर्जी है कम हो गई। तो अगर मानो मुझे ये बोलना हो कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया है, तो मैं बोलूँगी कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज
400 जूल का आया है लेकिन नेगेटिव है, इसका मतलब बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है 400 जूल से कम हुई है। उसी तरीके से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है 400 जूल से बढ़ गई है, तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी आ गया 400 जूल। अब मानो अगर मैं सेम क्वेश्चन में तुमसे ये पूछती कि बताओ एक्सटर्नल फोर्स ने कितना काम किया, तो यार ये काम खुद से तो हो नहीं रहा। कभी भी 10 kg की बॉडी 4 मीटर इस तरीके से ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करके नहीं जाएगी, ये तुम भी जानते हो, ये मैं भी जानती हूँ। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि यार मैंने डेफिनेटली कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा 100 न्यूटन का, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट नहीं करवा रहे हैं हम लोग। तो मैंने ज़रूर से बॉडी के ऊपर एक 100 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तभी ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा पा रही है। तो ग्रेविटी ने काम किया है -400 जूल, इसका मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हुआ है 400 जूल का। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट 400 जूल का काम कौन कर गया? एक्सटर्नल फोर्स। सो वर्क डन बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आ गई 400 जूल। दिस इज दी वर्क एनर्जी थ्योरम। आई बिलीव वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ा सा और समझोगे जब तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पता होगा, जब तुम्हें टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पता होगा, क्योंकि अभी ये जो मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला एस्पेक्ट लिया है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम प्लस द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अभी मैंने तुम्हें इस क्लास में नहीं कराया है, मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें उसके ऊपर एक क्लास चाहिए सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बस इतना है वर्क एनर्जी थ्योरम। आप बॉडी के ऊपर जितना पॉजिटिव काम कर दोगे बॉडी की उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप बॉडी के ऊपर नेगेटिव काम करोगे तो जितना नेगेटिव काम करोगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा था नीचे की डायरेक्शन में, मैं उसको ऊपर ले गई, तो मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट 400 जूल का काम किया, मतलब 400 जूल से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। दैट इज इट। दिस इज दी वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसके ऊपर मैंने मिनी डीपीपी प्रोवाइड कर दिया, मिनी डीपीपी को सॉल्व कर लो। मिलते हैं कल हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम लोग पावर के बारे में बात करेंगे, विच इज़ द मैकेनिकल पावर। आई एम होपिंग बच्चों तुम लोगों को इस सेशन खूब पसंद आया हो। अगर तुम्हें पसंद आया है लेट मी सी सम हैशटैग graviton13 इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये हमारी ग्रेविटॉन की 13th क्लास है। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। अदियोस। बाय बाय।